अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ को आज हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, देखेंगे कूलम लॉ क्या होता है, उसके तमाम कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे और उससे रिलेटेड जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट किस्म के, उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ, तो वैसे अगर हम कूलम लॉ की बात करें तो एक नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बात करते हो FSD बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो उसमें भी ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है। इसमें से MCQs बनते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड भी होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं। कूलम लॉ को डिटेल से करेंगे। सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि कूलम लॉ किस ईयर में दिया गया था। तो 1785 के अंदर कूलम ने ये लॉ पेश किया। और ये एक एम्पिरिकल लॉ है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ। तो ये एक एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ ऐसे लॉ को कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो। तो कूलम लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव था, इसीलिए इसको एम्पिरिकल लॉ कहते हैं। याद रखिएगा कि कूलम ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की थी उसका नाम था कैवेंडिश बैलेंस। तो कैवेंडिश बैलेंस इसने इस्तेमाल किया था और एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो मीन टू से कूलम ने ये जो लॉ दिया था, इसका मकसद था कि जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसकी क्वांटिटी क्या है। यानी कूलम्स लॉ जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की क्वांटिटी को मेजर करने का लॉ था। इससे पहले हमें ये पता था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास अनलाइक चार्जेस हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स की जो क्वांटिटी है वो हमें कूलम्स लॉ बताता है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करेंगे यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन ये है, देखें, फर्ज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड Q1 है। मेरे पास एक और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, समझो इसका मैग्नीट्यूड Q2। R इन दोनों के दरमियान का सेपरेशन। तो ये भी पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कूलम के मुताबिक ये फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। यानी इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट
उसके प्रोपोर्शनल है फोर्स। अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा है फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर ये प्रोडक्ट कम है तो ये फोर्स भी कम होगी। अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दें, एक का कम कर दें और इक्वल रेशो से करें तो फिर फोर्स में कोई चेंज भी नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर मैं Q1 को डबल कर दूंगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। अगर मैं Q1 को सेम रखते हुए Q2 को डबल करूंगा तब भी फोर्स डबल हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को डबल कर दूं तो फोर्स 4 गुना हो जाएगी। अगर इसको डबल इसको हाफ कर दूं तो फोर्स में कोई चेंज भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है इनका प्रोडक्ट। तो फोर्स डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट जैसा होगा फोर्स वैसी होगी। और यहाँ पे चूंकि हम चार्जेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है, और उसको आप जेल में रखिएगा कि ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ये लॉ वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के। तो ये पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। अब पॉइंट चार्जेस क्या किसको कहते हैं? ऐसे चार्जेस कि अगर हम दो चार्जेस की बात करें तो उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो उनके साइज की निस्बत बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन का क्लियर होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अब इसकी डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फोर्स होती है it is inversely proportional to the square of the distance between two charges। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है या सेपरेशन है, जब आप इसको ज्यादा कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप इस सेपरेशन को कम कर दो तो फोर्स इनके बीच में ज्यादा हो। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसी वजह से हम कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये पॉइंट आपने नोट कर देना। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन में है और वो लाइन से रिलेटेड है, यानी चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही होती है वो उसी लाइन पे लगती है जो उन चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही होती है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि फोर्स जो होती है वो कहाँ लगती है? फोर्स एक्ट करती है along the same line, उसी लाइन के along लग रही होती है, joining the two charges, जो दो चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही होती है उसी लाइन के along जो है यहाँ पे फोर्स लगती है। तो ये इसकी डेफिनेशन के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जो दो चार्जेस के बीच में, और फोर्स जो है ये उसी लाइन के लॉन्ग लगेगी जो उन चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर। तो ये इसकी डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी यहाँ पर हम अगर इसको ज्वाइन करें, इसका मैथमेटिकल फार्मूला बनाएं, तो मैं अगर इसको इकट्ठा करता हूँ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। और यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो इक्वलिटी आएगी, साथ में कांस्टेंट आएगा K, और ये बन जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब कुछ बात हम K पे करेंगे। K क्या होता है? तो K यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट, तो कूलम्स कांस्टेंट होता है K, और K की वैल्यू फिक्स है। K की वैल्यू होती है 9
मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। और यहाँ से अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहो तो ये न्यूटन है। अब चूंकि आप के का यूनिट निकालना चाह रहे हो, आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स का न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होगा मीटर और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और चूंकि ये कूलम है, ये भी कूलम, ये दोनों मिलके कूलम का स्क्वायर बनेगा। इधर ये के से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, तो बटे वाला कूलम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है और ये उसका यूनिट है। आप के की वैल्यू को याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हो, 9 10 9 9 10 9। तो के की वैल्यू होती है 9 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये के की वैल्यू तब है जब आपके पास फ्री स्पेस। और यहाँ पर मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो के है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है? इससे क्या मुराद है बच्चे? इससे मुराद ये है कि के की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ फैक्टर्स पे, और अगर हम उन फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जरा उनको डील करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एज ए एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं कि के जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंस दो चीजों पर है। अगर हम के की डिपेंडेंस की बात करें तो दो फैक्टर्स पर के डिपेंड कर रहा होता है। एक ये डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये डिपेंड करता है बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। अब यहाँ पर देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। अगर आप इसको चेंज कर दें, जैसे आप सबको पता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस भी होता है, एफपीएस भी होता है। अगर आप सीजीएस या एफपीएस में इसको लेकर जाओगे तो ये वैल्यू 9 10 9 नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे। ये चार्जेस के दरमियान मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स को और ज्यादा डिटेल में इसको लेकर जाता हूं। तो ये देखें, जैसे के का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ बेस लेकर जाओ तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसको बेस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, आप न्यूटन को बेस यूनिट की टर्म में लेकर जाओ। तो न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर के जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है। अब ये जो के हमारे पास है, अगर मैं इस के यूनिट को ओपन करूं तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट में लाइक कर रहा है। अब देखो न्यूटन को अगर हम ओपन करें ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा कूलम को आप लिख सकते हो एम्पेयर सेकंड, और उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -2। अब अगर आप इसको लिखो तो ये बन जाएगा किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर के मिलके बन गया मीटर का क्यूब, और ये सेकंड की पावर -2 है, एम्पेयर की पावर -2 और सेकंड की पावर भी -2 हो जाएगी। अब आप इसको इकट्ठा करो तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 3 सेकंड की पावर -4 हो जाएगा। बेसिस एक जैसी हैं तो पावर z होगी, और एम्पेयर की पावर -2 आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट है और इसको हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस। तो ये कूलम कांस्टेंट का यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट।
तो ये बेस यूनिट की टर्म्स में इसका यूनिट है। अब बच्चे ये यूनिट को गौर से देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है। और अगर आप ये सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करोगे, यानी इसको सीजीएस में लेकर जाओ, जहाँ पे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, मैस का ग्राम होता है, तो वहाँ पर ये फिर ये ए की वैल्यू जो है बदल जाएगी। सेकेंडली, के डिपेंड करता है मीडियम पे, और मीडियम पे डिपेंडेंस का इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का वर्ड जो है ये परमिशन से निकला, और परमिशन से मुराद यहाँ किस चीज की परमिशन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो कोई भी मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है या एस्टेब्लिश होने की परमिशन देता है, ये उसकी परमिटिविटी होती है। तो ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू हमारे पास होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, और क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका जो यूनिट होगा उसको उल्टाओगे तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बनेगा। तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर, और ये बनेगा पर न्यूटन, और साथ में बन जाएगा पर मीटर का स्क्वायर। अब याद रखो कि ये जो वैल्यू है और ये जो यूनिट है, ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वैल्यू या यूनिट आ जाता है। समटाइम वो ये क्वेश्चन ऐसे देता है, वो 8.85 की वैल्यू को चेंज कर देगा, तो जो 8.85 होगा वही हमारा आंसर होगा। समटाइम वो ये करता है, ये वैल्यू यूनिट सेम करता है, पावर चेंज कर देता है, तो पावर पता होनी चाहिए। समटाइम ये सारी वैल्यू सेम होती है और वो यूनिट चेंज कर देता है, तो अगर वो यूनिट चेंज कर दे तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कौन सा है, तो जो इसके साथ होगा वही आपका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, और बात करेंगे मीडियम बिटवीन द चार्जेस। जब चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो फिर कूलम फोर्स पे क्या असर पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर दें तो फिर कूलम फोर्स पे क्या असर होता है। फर्ज करो ये मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, और ये मेरे पास एक चार्ज है नेगेटिव। अब आपको पता है इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल कर रही है। सपोज वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू F है। F किस सूरत में कि जब बीच में कोई मीडियम प्लेस नहीं था। इसका मैग्नीट्यूड अगर Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड अगर Q2 है, तो फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। में K की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। अब फर्ज करो मैंने इसके बीच में कोई
डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया है, तो ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अच्छा ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है इसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटर की अपनी एक रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका अपना एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अब ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस और फ्री स्पेस। तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन आर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मुख्तलिफ इंसुलेटर्स के लिए मुख्तलिफ होती है। एक बार याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। अब कुछ और वैल्यूज आपने याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव परमिटिविटी, अगर हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है 1, और अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू की बात करते हैं एयर की, तो एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1.0006। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती है। और रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम वाटर की बात करें, अब आप कहोगे सर वाटर तो में से तो करंट फ्लो कर सकता है, वाटर जो है वो तो डाइलेक्ट्रिक ना हुआ, लेकिन यहाँ पे हम हाईली डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो हाईली डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, तो उसके लिए इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है 78.5। आपकी बुक में साइड टेबल है, तो कुछ वैल्यूज वहाँ पे याद कर लेना आप। वैक्यूम, एयर और वाटर की तो आपको मस्ट याद होनी चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी सबसे कम वैक्यूम की है और सबसे हाईएस्ट जो है वो वाटर की है। लेकिन याद रखो ये रिलेटिव परमिटिविटी इंसुलेटर्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। और यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं और मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। उसकी रीजन ये है कि मेटल्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता। चार्जेस जो होते हैं वो मेटल की सरफेस पे होते हैं, और मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो चार्जेस के बीच में फोर्स भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो देखो ये रेशो होती है, और ये रेशो होती है 2 सिमिलर क्वांटिटी की, लिहाजा जो सिमिलर क्वांटिटी का रेशो होता है उसका नो यूनिट, तो रेशो का यूनिट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो चार्जेस के बीच में हमने एक ऐसा मीडियम रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर थी, तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा फोर्स का, F इक्वल्स टू
1/4πε0। और अब आप साथ में चूंकि मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो वो भी प्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आप गौर करें इस फैक्टर पे, ये जो फोर्स है ना अभी जो हमने देखी, ये वो थी जब आपने बीच में मीडियम प्लेस कर दिया, इसको एफ प्राइम कह लो या एफ मीडियम कह लो, तो ये वो फोर्स है जब बीच में मीडियम है। लेकिन बाकी फार्मूला देखो क्या वो नहीं है कि जब मीडियम नहीं है, बीच में फ्री स्पेस है, तो अगर उसकी जगह पर मैं ये फ्री वाला केस लिखूं फोर्स का, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। तो इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्जेस के बीच में प्लेस कर दें, तो उसको प्लेस करने की वजह से फोर्स जो दो चार्जेस के बीच है वो कम हो जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम टॉपिक के लास्ट पे करेंगे, 2 MCQs में आपसे शेयर करूंगा इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फोर्स का केस, कि म्यूचुअल फोर्स कैसे एक्ट करती है, कूलम लॉ एज ए म्यूचुअल फोर्स कैसे बिहेव करता है। म्यूचुअल फोर्स, तो म्यूचुअल फोर्स से मुराद ऐसी फोर्स है जो बाहम होती है, जो इन द फॉर्म ऑफ पेयर होती है, इन द फॉर्म ऑफ पेयर होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे लगा रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम कूलम लॉ की स्पेसिफिकली बात करें, तो फर्ज करें ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम Q1 है, और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम Q2 है। सेपरेशन दोनों के बीच का R है। अब देखें ये इसको रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, इसने इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, और जब ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, और उस फोर्स को हम कहते हैं F21। अब यहाँ पे देखें ये 1 फोर्स लगा रहा है और 2 पे लगा रहा है, इसलिए इसको 21 लिखें। और सिमिलरली यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर 1 जो है वो 2 पे फोर्स लगा रहा है तो 2 भी बदले में उतना ही फोर्स, म्यूचुअल फोर्स 1 पे भी लगाएगा, और चूंकि ये 2 लगा रहा है और 1 पे लगा रहा है तो इसको F12 बोलेंगे। 2 लगा रहा है 1। अब इन फोर्सेस का हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है, ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड में ये सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। अब मैग्नीट्यूड में सेम कैसे होंगी, डायरेक्शन तो ज़ाहिर हो रही कि ऑपोजिट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा F12 का, देखें K, ये Q1 Q2 और बटे में इनका डिस्टेंस यानी R का, और इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर में आ जाएगा R का स्टेप। लेकिन गौर करें, यहाँ पर गौर ये करें कि अभी मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लिखा, और अगर इसको मैं वेक्टर बनाऊंगा तो मुझे इनका डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। अब इसका डायरेक्शन, ये इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा R का यूनिट वेक्टर, और वो 21 के केस में 21 हैट होगा।
और इस केस में ये आर 1 2 ऐड होगा, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा। उसकी रीजन क्या है कि ये अगर आप मान लें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसलिए एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव आए। और ये सूरत में जब आप इनको बराबर कर रहे हो, यानी आप ये चाह रहे हो कि ऐसा हो कि आप इनको इक्वल लिखो, तो R21 जो है ये बराबर होगा माइनस R12 है। तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, R21 की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन अगर देखें यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसे है कि R21 और R12 है, लेकिन R21 की जगह पर अगर मैंने ये लिखना R12, तो फिर मुझे इसके साथ माइनस मेंशन करना पड़ेगा कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर बना रहे हो इसको अब आप R12, लेकिन R12 बनाना है तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये माइनस अगर आप शुरू में ले जाओ तो माइनस F12 आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 है। क्या अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में बराबर है? तो इनकी राइट हैंड साइड देखें बराबर है, तो फिर आप यूं यहाँ पे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि F21 ये बराबर होगा माइनस F12, और ये अब ये मेंशन कर रहा है कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस जो हैं वो किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये एक चार्ज है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड Q है, और बाकी इसके ऊपर चार्जेस मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, ये 1 है, Q1 है, ये वाला Q2 है, ये वाला Q3 है, अप टू अप सो ऑन Qn। फर्ज कर लो सबका डिस्टेंस सेम है, सर्कुलर पाथ में एक्ट कर रहे हैं, और सबका डिस्टेंस सेम है, और सबका डिस्टेंस जो है वो सेंटर वो होगी F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस है बीच में तो ये आ जाएगा Q इंटू, आप इन सबको जमा करोगे पहले एक का इसके साथ Q1 ओवर R स्क्वायर, ये पहले वाले का क्योंकि R सेम है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इसको मैं जरा इधर करके लिखता हूँ, बड़ा फार्मूला होगा, तो F हमारे पास आ जाएगा K पहले वाले का Q1 ओवर R स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का K Q2 ओवर R का स्क्वायर प्लस 2 प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा K Qn ओवर R का स्क्वायर। आप इन सबको कंबाइन भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है कि सबका फोर्स फाइंड करो केले केले का और उनको जमा करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से कॉमन ले लो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इनमें से आ रहा है K Q ओवर R स्क्वायर, ये कॉमन आ गया है, इनटू अंदर क्या बचेगा, समेशन, किसकी समेशन होगी, Q की।
और क्यू आई की, और आई जो है वो आपसे आपके पास 1 से लेकर n तक है। तो ये फोर्स का फार्मूला है जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं समेशन को ओपन करूं तो आई की जगह पे 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अप टू आप इसको n तक लेकर जा सकते हैं। ये कूलम लॉ है हमारे पास। अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक टाइप के होते हैं, जैसे फोर्स को डबल किया, डिस्टेंस को डबल किया तो क्या होगा। इस तरह का आपको मैं प्रैक्टिस ऊपर करवा भी चुका हूँ जब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको करवाई थी। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके करते हैं। अक्सर ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि आपको वो एक स्क्वायर गिवन करता है, वो कहते हैं आपके पास एक स्क्वायर है जिसका ये डिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं, ये एक चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। फिर वो ये कहता है इसका मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है, इसका 3 माइक्रोकूलम है, इसका 4 माइक्रोकूलम है, इसका 1 माइक्रोकूलम है। वो कहता है कि किन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम फोर्स किन के बीच में, या फिर वो ये क्वेश्चन कह देगा कि मिनिमम फोर्स किन के बीच में। अब आप सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो तो सब में सेम आर 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 और ये भी। और अगर आप डायगोनल वाइज देखो तो डायगोनल का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे आप अप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड का फार्मूला, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r स्क्वायर अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2r। तो ये हमारे पास डायगोनल के लॉन्ग डिस्टेंस है। अब यहाँ पर सेकेंडली आप ये देखो कि किन की मैग्नीट्यूड कितनी कितनी है। इसका मल्टीप्लाई किया 6 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 आया, इसको इससे किया 4 आया, इसको इससे किया 2 आया। अब ये ज़्यादा मुकाबला जो है, अब इसमें से मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा 12 की बन रही। अब डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करो तो ये 8 बन रहा है और ये कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इन दोनों का मैक्सिमम है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स भी क्या होगी मैक्सिमम। तो अगर आपने इसको नाम दिया हो, इसका नाम रखा हो 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो किन के दरमियान मैक्सिमम फोर्स है, तो 2 एंड 4 इनके दरमियान मैक्सिमम फोर्स है। मिनिमम फोर्स किन के बीच में है, तो देखो जिनका मैग्नीट्यूड चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिनिमम होगा, तो किसका मिनिमम है, तो देखिए इसका 4, इसका 2, इसका 6, इसका 8, इसका 8, इसका 3, तो कम से कम किसका है इन दोनों 2, तो 1 एंड 3 इन दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर वो यहाँ पर रेक्टेंगल भी आपको दे सकता है। अब अगर रेक्टेंगल की बात करता है तो फिर आप डिस्टेंस को भी देख लेना, जिनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उन दोनों के दरमियान फोर्स मिनिमम होगी। रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे जो चार्जेस होंगे यहाँ पर और यहाँ पर,
इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम, इसके और इसके बीच में भी मैक्सिमम, लेकिन इन दोनों के दरमियान में मिनिमम हो। तो आपने डिस्टेंस का भी ख्याल कर लेना है और मैग्नीट्यूड के बारे में। मैंने सिमिलर चार्जेस दिए, डिफरेंट चार्जेस के साथ भी आ सकता। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का ख्याल कर लेना है आप कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, या तो अट्रैक्शन की बात कर रहा है या फिर रिपल्शन। अब इसमें दूसरी टाइप का एक और क्वेश्चन जिसमें वो कहता है कि फर्ज करो आपके पास एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है, उसमें यहाँ पर एक चार्ज मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर को होगा? ऑप्शन है, क्या फोर्स होगी अपवर्ड होगी, रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। बी डाउनवर्ड होगी। सी राइट की तरफ होगी, या डी लेफ्ट की तरफ। तो किस तरफ को होगी? अब मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट बताया था कि फोर्स उस लाइन के लॉन्ग लगेगी जो इन चार्जेस को आपस में ज्वाइन करेगी। तो देखो, अगर हम इसकी और इसकी रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर अट्रैक्शन की बात करें इन दोनों के दरमियान है तो वो इसके लॉन्ग लगेगा। अब हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। अगर ये F1 है और ये F2 है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है, उनको हेड टू टेल रूल के जरिए जमा करें। आप पहले वेक्टर के हेड के साथ ये दूसरे वेक्टर की क्या मिला दें? टेल मिला दी। ये तो यहाँ से आपने क्या किया? टेल मिला दी। अब वो देखो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में भी सेम, बस ये है कि पहले वेक्टर के साथ इसकी क्या मिला दी है आपने? टेल मिला दी। तो आपका रिजल्टेंट वो होगा जिसकी टेल पहले की टेल और हेड लास्ट के हेड से जुड़ा होगा, तो ये रिजल्टेंट है। और इसका डायरेक्शन देखें किस तरफ का, क्या ये टुवर्ड्स राइट है? तो जी हाँ, हमारा आंसर टुवर्ड्स राइट होगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो और इसके ऊपर, और वो आप असाइन आपको करता हूँ, आप वो फाइंड करके देखें। आपकी इस पॉइंट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ जाता है वो इस फार्मूला से रिलेटेड है कि अगर चार्जेस के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो थी 420 न्यूटन। मैंने इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 2.1 था। तो बताएं अब हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद इन चार्जेस पे फोर्स कितनी लगेगी? तो कितनी फोर्स लगेगी? तो वेरी सिंपल, ऑप्शंस आपको गिवन हो गए, आपका काम सॉल्व करना है। कैसे? आप फार्मूला लगाओ, F मीडियम बराबर होगा F फ्री और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। वैल्यू लगाओ, ऊपर हमारे पास बन गया 420 डिवाइडेड बाय 2.1। पॉइंट को खत्म करें, ऊपर 0 आएगा, 4200 डिवाइडेड बाय 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, तो ये 200 आ जाए।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन। तो 420 थी, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो 200 रह गई, मतलब फोर्स कम हो गई। तो बच्चे ये हमने कूलम लॉ को पढ़ा इन डिटेल। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। टॉपिक को अच्छे से समझे, इसकी प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।